नमस्कार, मैं सर भूमिश रोहित शर्मा। सीपीआई माओवादी के महान योद्धा मांडवी हिडमा, जिनकी हत्या भारत की सरकार ने और उसकी कारिंदे पुलिस ने मिलकर 18 नवंबर को कर दिया था, उनकी यादें पूरी दुनिया में लहरा रही है। क्या पुर्तगाल, क्या तुर्की, क्या अन्य देश, तमाम देशों में हिडमा के पोस्टर्स लग रहे हैं, हिडमा को लोग सैल्यूट कर रहे हैं और बस्तर के जंगलों में भी हिडमा के लिए नारे लग रहे हैं। और दिल्ली में आपने सुना ही, इसके अलावा भारत के अन्य हिस्सों में भी आपने हिडमा को सैल्यूट करते हुए आपने तस्वीरें देखी होगी, लोगों को देखा होगा। मांडवी हिडमा अब माओवाद का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा अगर है, इसका श्रेय भी जाता है इस भारत सरकार को ही, इस अमित शाह, मोदी जैसे लोगों को ही, जिन्होंने कि मांडवी हिडमा को गरीबों का सबसे बड़ा मसीहा, सबसे बड़ा संरक्षक और सीपीआई माओवादी का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय घोषित कर दिया है। मांडवी हिडमा का किस तरह से पूरी दुनिया सैल्यूट कर रही है, उसको आप चंद तस्वीरों में देख सकते हैं, जो कि आगे एक वीडियो में दिखाऊंगा आपको। बहरहाल हम सीधे चलते हैं मांडवी हिडमा के संदर्भ में कई सारी चीजें जो हुई है उसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले आप ये तस्वीर देखिए, जो पुर्तगाल में विभिन्न स्थानों पर मांडवी हिडमा के समर्थन में ये पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर पुर्तगाल में लिखा गया है, उससे तो पढ़ नहीं पा रहे हैं कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन उस पोस्टर के अंदर जो चिपका हुआ तस्वीर है वो मांडवी हिडमा, जो कि AK-47 के कंधे से लगाए हुए, सीने से लगाए हुए खड़े हैं, बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। मैंने इस पोस्टर का AI से अनुवाद करवाया तो उसमें लिखा था, ऊपर लिखा है, हमारे साथी मांडवी हिडमा को शाश्वत सम्मान और गौरव, भारत में जनयुद्ध अमर रहे, सीपीआई माओवादी अमर रहे। इस स्लोगन के साथ मांडवी हिडमा का यह पोस्टर पूरे पुर्तगाल में कई जगह पर चिपकाया गया है। इसके अलावे ये जो आप नया पोस्टर देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल कम्युनिस्ट लीग ICL के द्वारा लगाया गया है। और ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर में आप साफ देख पा रहे हैं मांडवी हिडमा की तस्वीर है, जो कि AK-47 के साथ उनके सीने से लगा हुआ है और 3 योद्धा उनको सैल्यूट कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट लीग के द्वारा जारी किया गया ये एक पोस्टर है और ये सबसे बड़ा संदेश है। इस पोस्टर के साथ ही बासव राज के बारे में भी यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं और इस पोस्टर में भी 3 सैनिक इनको सैल्यूट कर रहे हैं। हिडमा पर तब तक लिखा जाएगा जब तक कि भारत में शोषण, दमन जारी रहेगा। इसी संदर्भ में समिता द्वारा एक लेख लिखा गया था, जो लेख का शीर्षक था, जनता द्वारा बनाया गया योद्धा। उस शीर्षक में लिखती हैं ये, जब संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति देने वालों को याद करने की बात आती है तो आमतौर पर कहा जाता है, कहीं जन्मे, कहीं पले, कहीं गए, अपना जीवन दे दिया। ऐसे ही गीत होते हैं, ऐसे ही गुणगान होते हैं, लेकिन हिडमा के मामले में बिल्कुल मामला अलग है। वह वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा, उसने संघर्ष किया, वहीं इतिहास रचा, अंततः वह उसी मिट्टी में समा गया। उस आदिम बस्तर की मिट्टी में आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट क्षेत्र के श्रीकाकुलम में जन्मे नंबाला केशव राव ने भी 6 महीने पहले इसी बस्तर की धरती पर अपना रक्त बहाया था और बस्तर का एक बच्चा मांडवी हिडमा ने 18 नवंबर 1925 को पूर्वी घाट के मरेदुलमल्ली क्षेत्र में अपना जीवन खो दिया। केवल 6 महीनों में भारत के जनयुद्ध ने 2 सक्षम सेनापतियों को खो दिया। हिडमा को जानने से पहले उस बस्तर को जानना जरूरी है जहां उसका जन्म और पालन पोषण हुआ था। दरअसल वे इस धरती के पहले योद्धा नहीं है। बस्तर के संघर्ष का इतिहास हिडमा या उसके नेतृत्व वाली माओवादी पार्टी से शुरू नहीं हुआ था। लिखित इतिहास के अनुसार भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शुरू होने से भी 3 दशक पहले 1825 में गैंद सिंह नाम के एक आदिवासी जमींदार ने पहला विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। वे परलाकोट विद्रोह के नेता थे, उन मराठा राजाओं के खिलाफ जिन्होंने
अंग्रेजों की मदद से आदिवासियों के अधिकारों पर कठोरतम प्रहार किया था। शासकों ने अंततः उन्हें फांसी पर लटका दिया। उसके बाद भी कई छोटे बड़े विद्रोह हुए। हालांकि 1910 के भूमकाल विद्रोह और उसके नेता गुंडाधुर का इतिहास अलग है। उन्होंने कई जनजातियों कोया, दारवा, मारिया, मुरिया, गोंड, हलवा, भत्रा को एकजुट करके ब्रिटिश औपनिवेशिक लूट कानून के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी वह एक अधिक संगठित और व्यापक विद्रोह था। आजादी के बाद 1960 के दशक में आदिवासियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने पर इंदिरा गांधी द्वारा की गई गोलीबारी में परवीर चंद्र भंजदेव नामक एक राजा की जान चली गई। इस इतिहास को जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की लड़ाई के लिए चल रहे अधिकार के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या लंबे संघर्ष का समय बीत चुका है? क्या आज संघर्ष का रास्ता कारगर है? चीनी रास्ता, रूसी रास्ता, ऐसी कई बहसें हैं, खासकर तेलुगु समाज में। लेकिन लिखित जानकारी पर गौर करें तो पता चलता है कि बस्तर में लगभग 200 वर्षों का लंबा संघर्ष का इतिहास है। कितना सशस्त्र है, कितना निहत्था था, यह सिर्फ जनता ही तय नहीं करती, बल्कि समय और परिस्थितियां भी तय करती है। कभी कभी दुश्मन उस रास्ते को पर आदमी को आगे धकेल देता है। परवीर चंद्र ने हथियार नहीं उठाए। विजय भास्कर सुखदेव के 1989 में गुरिल्ला कमांडर के रूप में उत्तर बस्तर के केशकाल क्षेत्र में जाने से पहले भी कुएमारी में बॉक्साइट खनन के खिलाफ संघर्ष शुरू करने वाले स्थानीय गोंड आदिवासियों ने हथियार नहीं उठाए थे। सुखदेव जो उनके संघर्ष में शामिल हुए ने उन्हें हथियार उठाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने उसे कानूनी रास्ता दिखाया, उन्हें सड़कों पर उतरकर धरना और जुलूस निकालने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खुद उन्हें प्रेरित करने के लिए संगे दकाल, बाटो कुए खदान तू बंद कियाला गीत लिखा और गाया। बस्तर के लोग उनसे बहुत पहले इस मार्ग में पारंगत हो चुके थे, जो आज लोकतांत्रिक संघर्ष, संवैधानिक संघर्ष का ढोल नगारा पीट रहे हैं। सुखदेव ने हथियार उठाए, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि एकमात्र संघर्ष ही है। ना ही उनकी पार्टी ने ऐसा कहा। संघर्ष कैसे मुख्य रूप बन गया है, इसका ऐतिहासिक विवरण बाद में दिया जाएगा। 1993 में जब सरकार ने स्टील फैक्ट्री बनाने के लिए मौली बाट में आदिवासियों की जमीन जबरन छीन ली, तब विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने वाले लोगों का माओवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं था। जब उन्होंने विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर जनता डॉक्टर बीडी शर्मा के गले में जूता लटकाकर और उनके चेहरे पर कालिक पोत कर उन्हें अपमानित किया, तो बस्तर की जनता ने अपनी आंखों से देखा कि उनके संवैधानिक शांतिपूर्ण संघर्ष पर राज का दमन कितना क्रूर हो सकता है। उन्हें समझ में आ गया कि इनकी सीमाएं कहां हैं। सन 2000 में नगर नारे में एक स्टील फैक्ट्री के नाम पर ग्राम सभा का फैसला पलट दिया गया, जमीनें जब्त कर ली गई। तब भी आदिवासी सिर्फ लाठियों और पत्थरों से ही लड़े। उन्हें ना तो लंबे संघर्ष का सिद्धांत पता था, ना ही माओवादी विचारधारा। उन्हें बस इतना पता था, अगर प्रतिरोध नहीं करोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। 2005 में टाटा कंपनी ने फिर से लोहंडी गुंडा में जमीन हड़पने आई। तब माओवादी पार्टी का अस्तित्व नहीं था, लेकिन इस एहसास ने कि अगर उन्होंने विरोध नहीं किया तो जमीन छीन ली जाएगी, अगर उन्होंने विरोध किया तो उन्हें बेघर मजदूरों की जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ेगा। उनके हाथों के औजारों को हथियार बना दिया। तभी इन कारपोरेट परियोजनाओं के लिए एक अग्रिम मोर्चे के रूप में सलवा जुलूम की शुरुआत हुई। पश्चिमी और दक्षिणी बस्तर के गांवों को खाली कराना, गांवों को जलाना, बलात्कार, हत्या, लूटपाट, आगजनी और इसे माओवादियों से आदिवासियों का बदला कहकर झूठा प्रचार, प्रेस का दमन जो निर्मम फांसीवादी दमन का प्रतीक था। मानवाधिकार रिपोर्ट के अनुसार जून 2005 से 2006 के अंत तक 640 से अधिक गांव जला दिए गए, 1200 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों महिलाओं ने बलात्कार की गवाही दी है। सलवा जुलूम में 2 साल के बच्चों से लेकर 60 साल के बुजुर्गों तक हर उम्र के लोगों को मार डाला गया। हजारों लोगों को यातना शिविरों में भेज दिया गया। दूसरी ओर इसे मूल निवासियों का विद्रोह कहा गया। इस अत्याचार के बीच हिडवा का नाम पहली बार सितंबर 2007 में मीडिया में आया, जब ऊपर
उर्फ उर्पल मेटा, नाम में थोड़ा टेढ़ापन है, उर्पल मेटा गांव के पास 24 सीआरपीएफ जवानों मारे गए। हिडमा लगभग 60-70 गुरिल्लाओं की एक कंपनी का नेतृत्व कर रहा था। 200-300 सुरक्षा बलों ने कई गांवों पर हमला कर उन्हें जला दिया। जब ग्रामीणों ने इन्हें उसकी सूचना दी तो हिडमा और उनके साथी 4-5 किलोमीटर दौड़े और सुरक्षा बलों को घेर लिया। उनके हमले में 24 जवान मारे गए। इस जीत से जनता में आत्मविश्वास जगा। हिडमा को भी कार्यकर्ताओं को नेतृत्व पर भरोसा है। कुल मिलाकर इससे पार्टी को जनयुद्ध के विकास में नया आत्मविश्वास मिला है। अब सोचिए, 300-400 सुरक्षा बल, जिसको पुलिस, जिसको भाड़े का हत्यारा भी बोल सकते आप है, ये जा करके गांव में आग लगाता है। और जब सूचना लोगों को मिलता है माओवादियों हिडमा को, हिडमा सब प्रतिरोध लेता है और 24 इस भाड़े के लठैत को मार डालता है। इसी घटना से पहली बार हिडमा का नाम सामने आया था, ये लेख का कहना है। आज सरकार द्वारा नियुक्त मीडिया हिडमा को हत्यारा कह सकता है, चाहे तो उसे तालमेटला में 76 सैनिकों की मौत का हत्यारा कहे, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिडमा जन्मजात हत्यारा था? क्या उसने दूसरे के इलाके में घुसपैठ की थी? क्या वहां मौजूद इतने हजारों सैनिकों, सीआरपीएफ, नागा, मीजो बटालियन क्या कर रहे थे? वे क्यों गए थे? किसके आदेश पर गए थे? किस कानून के तहत उनके गांव को उजाड़ा गया? महिलाओं को घसीट कर क्यों ले जाया गया और उनका बलात्कार क्यों किया गया? सिर्फ उन्हीं को क्यों मारा जो उन्हें मिले? 10 अप्रैल 2010 तारमेटला में 4 घंटे तक युद्ध चला। आम लोग थके हुए गुरिल्लाओं को दूध चावल खिलाने के लिए युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़े। वे अपने कंधों पर 20 से ज्यादा घायल लड़ाकों और 12 मारे गए साथियों को ढो रहे थे। लेकिन हिडमा के साथ कौन लड़ा? वे लड़ाके कौन थे जो उसके इशारे पर जंग हथेली पर लेकर कूद पड़े थे? ये वे लोग थे जिनके घर और गांव चलवा जुलूम में जलाकर राख कर दिए गए थे। ये वे लोग थे जिनके परिवार मारे गए थे। उनके लिए युद्ध कोई इच्छा नहीं है, एक अनिवार्यता है। वे योद्धा बन गए हैं, हिडमा उनका नेता बन गया है। यह एक अपरिहार्य ऐतिहासिक परिणाम है। 5 से 6 तक गुरिल्ला मुख्यतः माइन पर निर्भर थे, लेकिन बाद में उन्होंने घेर कर हमला करने का तरीका अपनाया। हिडमा इस बदलाव के अग्रदूतों में से एक था। उन्होंने कई हमलों की योजना बनाई और उनका नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी खुद की युद्ध शैली विकसित की। यह अपनी मातृभूमि की भौगोलिक स्थिति से लोगों की ताकत और कमजोरियों को जानते थे। उन्होंने हर चीज की योजना बनाई, कौन सा हथियार कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सा लड़ाकू कहाँ तैनात किया जाएगा। लोगों ने उन्हें ताकत दी, उन्होंने लोगों को ताकत दिया। यही उनकी सफलता का मुख्य रहस्य है। हिडमा को लोगों ने ही बनाया था, इसे कोई अतिशयोक्ति नहीं कर सकता। वे ही उसकी आंख, कान, हाथ, पैर बन गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा है उनके गांव जले, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, बच्चों की हत्या हुई और हीरो हिडमा ने उन्हें सजा दी है। वह वो योद्धा है जिसने उनकी नदियां, जमीन, जंगल, जिंदगियां बचाई। उसकी मौत के बाद कई गांव वालों और परिवार वालों ने कहा यह एक फर्जी मुठभेड़ थी, उसे पकड़कर मार डाला गया। उनके शब्द पुलिस पर सख्त से ज्यादा शाप है। उनका यह मानना है कि आमने सामने की लड़ाई में हिडमा को कोई भी नहीं हरा सकता था। ऐसे हिडमा अपने ही इलाके में नहीं बल्कि धोखे के जाल में फंसा कर मारा गया। जिन लोगों ने कभी आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं की, वे उसे निहत्थे पकड़ने में कामयाब रहे। राज्य ने न केवल यह कहा कि अगर वो लड़ाई छोड़ दे तो बच जाएंगे, बल्कि उसके साथ मौजूद कुछ भयावताएं भी उस प्रलोभन में शामिल हो गया। लेकिन वह एक योद्धा के रूप में बनना चाहता था। वह अपने आखिरी सांस तक एक योद्धा बना रहना चाहता था। भीषण दमन, घेराबंदी, कुछ ही घंटों में दाह संस्कार पूरा करने के सरकारी आदेश के बावजूद सैकड़ों आदिवासी पुबर्ती पहुंच गए। हिडमा और उनके साथी राजे के शवों के पास रोते हुए देखे गए, जिनमें अधिकतर महिलाएं थी। शायद पुरुष प्रतिबंध कारण नहीं आ पाए। जो महिलाएं मौजूद थी उन्होंने शायद ही उसे कभी प्रत्यक्ष रूप में देखा था। उन्होंने सिर्फ उसका नाम सुना था। उन्होंने विजय की कहानी सुनी थी। वीडियो में कई महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लिए चलती दिख रही थी। उन्होंने अपने रोते हुए बच्चों से क्या कहा, उन बच्चों की आंखों में कैसी छवि बन रही थी, यह कहना
असंभव है। लेकिन यह कहा जा सकता है हिडमा की विरासत अब खत्म नहीं होगी, हिडमा का इतिहास कभी नहीं मिटेगा। ये लेख था और इस लेख ने बताया हिडमा किस तरह से आगे बढ़े, चीजों को सामने रखे और बात लोगों को ये एक योद्धा के रूप में विकसित हुए। यही कारण है हिडमा आज अमर है, न केवल भारत में बल्कि सारी दुनिया के तमाम क्रांतिकारी जनता, दुखी जनता, उत्पीड़ित जनता, शोषित जनता उनके लिए सैल्यूट कर रही है। उनके मौत को मातम में नहीं बल्कि एक प्रेरणा के रूप में अपने अंदर आत्मसात कर रही है। सवाल है आखिर आदिवासियों को लड़ना मजबूरी ही क्यों है? जवाब इसका यही है कि आदिवासी जहां रहते हैं वहां पर खनिज संपदा का अंबार है और ये संयोग नहीं है। यह खनिज संपदा को लूटने का एक बहुत बड़ा हथकंडा है जो शासक वर्ग अपना रही है। देश के मुख्य टॉप 10 खनिज संसाधन में 8 जो है आदिवासी के इलाके में है और वो इलाका नक्सल प्रभावित है। जैसे 90% बॉक्साइट, 85% कोयला, 70% से भी अधिक लौह अयस्क इन्हीं इलाकों में है जहां पर कि आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं और जमीन को छीनने की कोशिश की जा रही है। इन परियोजनाओं को चलाने के लिए चाहिए इनको जमीन, और जमीन आदिवासियों का है जिसे छीनने की कोशिश ये सरकार लगातार कर रही है। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ में अभी एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसमें हजारों लोग ईंटे पत्थर से लड़ रहे हैं पुलिस के खिलाफ। पुलिस लाठियां भांज रही है, गोली चला रहे हैं, लोगों को घायल कर रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन लोग पीछे हटने तैयार नहीं है क्योंकि वो जानते हैं पीछे हटेंगे मारे जाएंगे, सब परिवार खत्म हो जाएंगे, हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के वाले इन आदिवासियों को पुलिस गोली मार रही है तो आदिवासी बंदूक उठाए कोई नायाब नहीं है। तो आत्मरक्षा करना कानूनी अधिकार है और जो आक्रामक आते हैं उनकी हत्या करना भी वो हत्या नहीं कहलाता है, वो अब आत्मरक्षा में किया गया एक प्रतिशोधी कहलाता है। इसलिए 76 सुरक्षा बल मारे जाएं या 24 मारे जाएं या 3 मारे जाएं ये बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं है। वो एक हत्यारे हैं और लोगों को हत्या करने के लिए आते हैं, बदले में वो मारे जाते हैं। ये उनकी हत्या नहीं है, ये एक प्रतिशोध है और ये कानून सम्मत है, ये संविधान सम्मत है। संविधान ने ही आत्मरक्षा करने का अधिकार लोगों को दिया है, नागरिकों को दिया है। नागरिक इस अधिकार की रक्षा कर रहे हैं, उपयोग कर नेता भागो, नेता भागो। नेता भागो, 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 भागो। की मौत के बाद जब दिल्ली में सैकड़ों छात्राएं युवा नारा लगाया था हिडमा अमर रहे, घर घर से हिडमा निकलेगा, तो यह अनायास नहीं था। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में जहां पर कि आज आदिवासी जमीन को छीनने की कोशिश सरकार कर रही है, वहां पर एक युवा सामने आकर कहता है कि मैं भी हिडमा बनना पड़ेगा तो बनूंगा और इस संघर्ष को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन जमीन लेने के लिए नहीं दूंगा। घर घर से हिडमा निकलेगा। अगर आप समझ सकते हैं इन युवा के जो वक्तव्य है वो सुन लीजिए और समझ लीजिए। खदान के नाम से यहाँ के ग्रामीण कोई घुसने नहीं देंगे। अगर हमको खदान के लिए विरोध करना पड़े, हिडमा भी बनना पड़े तो बनने के लिए तैयार है। का हिडमा बनने के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। चैनल देख के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।